सिर में एक जड़ से 1 से लेकर 5 बाल तक निकलते हैं। लड़कियों में भी गंजेपन की बात आती है जब मांग बड़ा होने लगता है, वो अगेन फिर हार्मोनल होता है। उसमें लड़कियों में सबसे मुख्य कारण होता है PCOS। जिनका काम दिन भर धूल मिट्टी में घूमना है, उनको कोई भी अच्छा मेडिकेटेड सल्फेटेड शैम्पू यूज़ करना चाहिए। मतलब अगर आप गंजे हो रहे हैं और अगर आपको अपने बाल वापस चाहिए तो आपको महीने में सिर्फ 1000 रुपये खर्च करना है। इंसान अगर 1.5 से 2 लाख रुपए उसके पास है जी, पूरा सिर टकला है उसका जी, तो टोपी से मुक्ति पा सकता है। बिल्कुल। के बाल बहुत करली होते हैं, उनको थोड़ा चौड़े दांत वाले कंघी यूज़ करना चाहिए। एक्चुअली वो ट्रांसप्लांट के टेक्निक का फ़र्क है। सलमान खान ने जो ट्रांसप्लांट कराया उसको हम बोलते हैं FUT सर्जरी। सोहेल खान ने जो करवाया वो FUE सर्जरी है। सीजी बॉक्स चैनल के जगह जगह चर्चा है, तुमने सब लगातार देखा था, लेकिन जिन अनुपात में व्यू आते सब्सक्राइबर नहीं आते भाई। बोले बिना तुम करबो नहीं करा तक सीधे हमला कहे पर थे। तो जल्दी जल्दी खबर देखे कि पहले सीजी बॉक्स चैनल के तरीम बटन सब्सक्राइब कर दबा दो और लाइक बटन ठोक दिया। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। मेरा नाम है देवेश तिवारी। डॉक्टर्स के जब हम इंटरव्यू करते हैं तो एक सवाल निकलकर सामने आता है कि तमाम वो जिज्ञासाएं जो लोगों के मन के भीतर उठ रही हैं, उन जिज्ञासाओं को शांत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन दिनों हर दूसरा आदमी इस बात से परेशान है कि वो अपने बालों का ख्याल कैसे रखे। बाल एक ऐसा विषय है जिस पर सिनेमा बन जाता है, जिस पर गंजे को गंजा कहने पर आपत्तियाँ आती है। बाल उगाएं तो कैसे उगाएं, इन तमाम झंझावातों के बीच मेरे मन में भी ये जिज्ञासा है कि बालों का ख्याल कैसे रखा जाए और अगर आप बाल उगवाना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या होता है। तो आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ के जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट के जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर आकाश मजुमदार हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आप मेरे बाल देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, मुझे लगता है कि मेरे पिताजी के बाल कम हैं तो शायद मेरा भी जाने वाला है, इसलिए थोड़ा बाल बढ़ा लिया जाए एक दफ़ा। बाद में तो सबका झड़ना है तो सबको गंजा होकर घूमना है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या ये जो गंजापन है ये अनुवांशिकी है, मतलब पिताजी गंजे होंगे तो उनका बच्चा गंजा होगा। पहले हम लोग ऐसे समझते थे कि सिर्फ अगर पिताजी गंजे है तो बच्चा गंजा होगा। अभी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है। अगर माता के बाल कम हैं तो मदर से भी जीन्स बच्चे में आ सकते हैं। नॉट ओनली फादर एंड मदर, बट अगर आपके पिताजी के पिताजी या उनके पिताजी, मतलब 3 जनरेशन फादर के साइड में और 3 जनरेशन मदर की साइड में अगर एक व्यक्ति भी गंजा है तो वो जो गंजापन का जीन है वो आपके अंदर आ सकता है। और वो ऐसा भी हो सकता है कि एक जनरेशन स्किप हो जाए, बीच में एक जनरेशन अच्छे बाल वाली निकले और फिर आप गंजे हो जाएं। तो आप गंजे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपके माता पिता का गंजा होना ज़रूरी है। वो 3 जनरेशन से कहीं से भी जीन आ सकता है। अच्छा, जो मैंने 12th में मेंडल का नियम पढ़ा था उसी तरह का, मेंडल्स लॉ। यस, ठीक। ये तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल कम उम्र में भी, मतलब एक होता है कि एज हो गई 40 के आसपास पहुँच रहे हैं, बाल झड़ जा रहा है, कम उम्र में भी आजकल बाल झड़ने की समस्या आ रही है। यस, रीज़न है कि जो जीन है ना वो जल्दी एक्सप्रेस हो रहा है। देखिए, जीन ऐसा है कि अगर किसी के पेरेंट्स गंजे हैं और उनके 2 बेटे हैं तो जीन दोनों के शरीर में होगा, लेकिन वो जीन कब स्विच ऑन हो रहा है ये डिसाइड करता है कि गंजापन कब से शुरू होगा। आजकल क्या हो रहा है ना, गंजापन का जीन लोगों में स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, डाइट, पोल्यूशन, ये सब की वजह से अर्ली 20s में ही स्टार्ट हो जा रहा है। कई बच्चों में 18-19 साल में गंजापन स्टार्ट हो जा रहा है। तो यही रीज़न है उसका। स्ट्रेस सही में कारण है बाल झड़ने का? वन ऑफ द रीजंस। देखिए, इसका मेन कॉज तो जेनेटिक होता है। इसको हम इंग्लिश में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं। एंड्रोजेनेटिक मतलब एंड्रो मतलब हॉर्मोन्स, जेनेटिक मतलब जीन्स, दोनों का रोल होता है। बट उसमें 10% डाइट, स्लीप, स्ट्रेस, लाइफ साइकिल, पॉल्यूशन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब और 10-20% उसको बढ़ा देते हैं। तो अगर मान लीजिए कई बार स्ट्रेस आदमी इस बात को लेके भी ले लेता है कि जब वो सफ़ेद टॉवल से अपने बाल पोंछता है, देखता है बाल झड़ रहे हैं, तो कितने बाल झड़ना मतलब सामान्य माना जाए कि नहीं, अभी समस्या की बात नहीं है? जी, तो 10-20 बाल भी अगर दिख गए टॉवल में तो लोग डर जाते हैं, है ना। तो हम लोग क्या मानते हैं कि 40-50 बाल तक गिरना नॉर्मल है एंड अप टू हम लोग 80 to 100 हेयर पर डे को भी नॉर्मल मानते हैं। बट अगर आपका हेयर फॉल मोर देन 100 हेयर पर डे है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक। जो गंजापन है उसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं? गंजापन देखो, मतलब प्रिक्योरमेंट क्या होना चाहिए? हाँ, देखिए, गंजापन एक प्रोग्रेसिव कंडीशन होता है। मतलब एक बार शुरू हो गया तो वो बढ़ता ही जाएगा, वो कभी भी रिवर्स नहीं आता। तो इसमें क्योर सही टर्म नहीं होगा। सही टर्म होगा कि हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आप जिस स्टेज पे है उस स्टेज से आप अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे तो आपका गंजापन उस स्टेज पे रुक जाएगा।
और थोड़ा बेटर भी हो जाएगा, मगर उसको परमानेंटली रोक नहीं सकते, ऐसी कोई दवाई है नहीं। तो हेयर ट्रांसप्लांट जो लोग कराते हैं, कि मैंने देखा कि लोग गंजे हो जाते हैं उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं। हाँ। तो हेयर ट्रांसप्लांट क्या अर्ली कराना बेटर रहता है कि लोग आपको गंजा समझें उसके पहले? देखिए, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोग जल्दी भी आ जाते हैं, कुछ लोग मिडिल में भी आते हैं, कुछ लोग बहुत लेट भी आते हैं। मेरे हिसाब से जितना जल्दी आप मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट उतना डिले कर सकते हैं। तो इसमें अर्ली लेट का उतना कुछ नहीं रहता। आपको जब लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, या आप ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पर आपके लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें तो आपको थोड़ा सा भी गंजापन नहीं चलेगा। बट नॉर्मल लोग तो कभी भी करवा सकते हैं। लेकिन एक भ्रांति है छत्तीसगढ़ में, जब लोगों से पूछता हूँ तो मैं बम्बई में जाके कराऊंगा। जी। तो बम्बई की आबोहवा में क्या बाल अच्छे ज़्यादा उगते हैं वहाँ? नहीं, मतलब पहले ऐसा होता था। हाँ। बट अब जो टेक्निक्स रायपुर में हो रही है, वही बम्बई में हो रही है, वही दिल्ली में हो रही है। मैंने खुद मुंबई से ट्रेनिंग लिया है। मैं पहले मुंबई में हेयर ट्रांसप्लांट करता था, अब मैं वही सब टेक्निक्स रायपुर में कर रहा हूँ। एंड बहुत लेटेस्ट टेक्निक्स में हेयर ट्रांसप्लांट होने लगे हैं अब रायपुर में, तो अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और सक्सेस रेट क्या है? फॉर्चुनेटली हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसी सर्जरी जिसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। मतलब हेयर ट्रांसप्लांट फेल होना बहुत रेयर है, क्योंकि इसमें बाल डाल दो तो वो उग ही जाते हैं। तो इसमें हम लोग फेल तो होता नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट। मैटर ये करता है कि ट्रांसप्लांट के बाद आपका रिजल्ट नेचुरल लग रहा है कि अननेचुरल लग रहा है। जैसे ये मिनॉक्सिडिल कहते हैं और फिनास्ट्रिडिल लगाने से अब बच जाता है बाल, कुछ समय के लिए बचा सकते हैं कहते हैं। जी। ये असरकारी है? जी, देखिए क्या होता है, बाल जब, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, समझ लीजिए एक जड़ से 3 बाल निकल रहे हैं। हमारे सिर में एक जड़ से 1 से लेकर 5 बाल तक निकलते हैं, और वो रैंडमली हमारे सिर में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, धान की तरह। बिल्कुल। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 3 बाल निकल रहे हैं आपके जड़ से। अब इस पे एक हार्मोन जाके चिपक रहा है, जो हमारा मेल हार्मोन होता है, DHT बोलते हैं, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। सब मेल्स की बॉडी में रहता है, लेकिन जिसके बाल सेंसिटिव है वहाँ पर ये हार्मोन जाके चिपक जाता है। अब ये बालों को पतला करना शुरू करता है। धीरे धीरे ये 3 से 2 हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा। समय रहते ध्यान नहीं दिया तो ये 0 हो जाता है। तो जब ये कम होने लगते हैं बाल, उसी वक्त थिनिंग दिखनी शुरू हो जाती है। तो मिनॉक्सिडिल लगाने से क्या होता है, बालों की ब्लड सप्लाई बढ़ती है, बाल फिर से लंबे होने लगते हैं। फिनास्टेराइड जो होता है, जो ये हार्मोन को चिपक रहा है, जो हार्मोन, उस हार्मोन को बनना बंद करा देता है। तो हार्मोन बनेगा नहीं तो बाल पतले नहीं होंगे। इसलिए दोनों देना ज़रूरी होता है, और दोनों एक्चुअली बहुत इफेक्टिव है। और US FDA अप्रूव्ड दवाइयाँ हैं गंजेपन की। डैंड्रफ कैसे क्रिएट होता है, और क्या उसका भी संबंध है बाल झड़ने से? डैंड्रफ क्रिएट तब होता है जब आपकी स्कैल्प बहुत ऑयली है, आप अपना स्कैल्प क्लीन नहीं कर रहे हो, प्लस आपके स्कैल्प में एक फंगस होता है, मलासीजिया नाम है उसका। मलासीजिया फंगस का ओवर ग्रोथ हो जाता है। तो जब ओवर ग्रोथ होता है तो हमारा जो सिर का जो स्किन है वो बहुत तेज़ी से डिवाइड होने लगती है। तो बहुत तेज़ी से डिवाइड होने की वजह से छिलके छिलके से दिखाई देते हैं, उसी को हम डैंड्रफ बोलते हैं। डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो गया तो बाल झड़ते हैं डेफिनेटली। डैंड्रफ होने से सिर में पिंपल्स आते हैं, माथे पे, यहाँ फोरहेड पे पिंपल्स, चेहरे पे पिंपल्स आ सकते हैं। और डैंड्रफ अगर समय रहते आपने ध्यान नहीं दिया तो डैंड्रफ एक सीवियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको सीबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, जिसमें सिर में बड़े बड़े ऑयली छिलके निकलते हैं, सिर में घाव बनते हैं, नाक में, आईब्रोज में, दाढ़ी मूंछ में, कान के पीछे खुजली होती है, रेडनेस होती है। महिलाओं में जो बाल झड़ने की समस्या आ रही है जी, उसके पीछे क्या रीजन है मुख्य रूप से? देखिए, बाल गंजेपन को ना 2 तरीके से हम देखते हैं। एक तो होता है कि डेली बाल झड़ रहे हैं, उसको हम हेयर फॉल बोलते हैं, और एक होता है कि धीरे धीरे बाल कम होते जा रहे हैं और स्कैल्प दिखने लगा है, मांग बड़ी होती जा रही है, तो उसको हम हेयर लॉस बोलते हैं। हेयर फॉल का कारण लड़कों में और लड़कियों में दोनों में सेम होता है कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, किसी विटामिन की कमी है, या आपका डाइट प्रॉपर नहीं है, आपको किसी प्रकार की बीमारी है, तो आपका बाल झड़ता रहता है। इसको हम इंग्लिश में टीलोजन इफ्लूवियम बोलते हैं। और जहाँ पर लड़कियों में भी गंजेपन की बात आती है, जब मांग बड़ा होने लगता है, वो अगेन फिर हार्मोनल होता है। उसमें लड़कियों में सबसे मुख्य कारण होता है PCOS या PCOD बोलते हैं जिसको। ये बहुत सारी लड़कियों को होता है, तो उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से बाल पतले होने लगते हैं। और कुछ और कारण भी होते हैं जिसकी वजह से लड़कियों में भी लड़कों वाले हार्मोन्स ज़्यादा बनने लगते हैं। दाढ़ी की तरह के लोग दिखाई देने लगता है, चेहरे पे दाढ़ी आ जाना लड़कियों में, है ना, गले पे काले निशान आना, शरीर के बाल बड़े हो जाना, वजन का बढ़ना, और सिर के बाल कम हो जाना, ये सब PCOD के सिम्टम्स होते हैं। साथ साथ में पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो इसका कोई समाधान होता है? बिल्कुल, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसमें वेट लॉस करके आपके साइकिल्स रेगुलर होते हैं। साइकिल्स रेगुलर होते हैं तो धीरे धीरे अंदर का मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटी भी कम हो जाता है। बट एक गायनेकोलॉजिस्ट का ओपिनियन ज़रूरी होता है इसमें। अच्छा,
ये विटामिन डी, आयरन और B12 की कमी से बाल झड़ते हैं, ये कहते हैं। जी बिल्कुल। जब बाल झड़ते हैं तो हम पेशेंट्स का 4-5 ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जिसमें पहला होता है CBC में हम हीमोग्लोबिन देखते हैं, फिर उसके बाद हम करवाते हैं B12। स्पेशली इंडिया में वेजिटेरियन लोग बहुत है ना, तो विटामिन B12 अधिकतर में कम आता है, विटामिन डी अधिकतर में कम आता है। उसके अलावा हम थायराइड टेस्ट करवाते हैं और आयरन प्रोफाइल में हम देखते हैं बॉडी में आयरन कितना है, और इसमें से जो भी गड़बड़ियाँ रहती है उसको ठीक किया जाता है। जो घरेलू नुस्खा कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, बाल झड़ना शुरू होता है, प्याज का रस लगा लो, एलोवेरा लगा लो, नारियल तेल बोत लो, तो उससे ठीक हो जाएगा बाल झड़ना, कहते हैं। जी देखो एक एक करके लेते हैं। पहले आपने बोला प्याज का रस। प्याज का रस जो होता है वो थोड़ा सा जलाता है स्किन को, मतलब जलन होती है लगाने पे, तो वो क्या करता है, थोड़ी देर के लिए ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है स्किन का। थोड़ा सा ब्लड सप्लाई बढ़ेगा तो बालों के लिए अच्छा होता है। लेकिन आप डेली प्याज का रस लगाएंगे तो ऐसे नहीं कि वो ब्लड सप्लाई हमेशा बढ़ी रहेगी, उल्टा उससे आपको साइड इफेक्ट्स होने लगेंगे। स्कैल्प में रेडनेस होगा, खुजली होगा, जलन होगा, स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। तो कोई परमानेंट सोल्यूशन है नहीं, उतना काम करता नहीं है। दूसरा आते हैं हम तेल पे। तो तेल एड्स में क्या दिखाते हैं कि वो तेल बाल के अंदर जा रहा है, रूट्स तक पहुंच रहा है, फिर रूट्स को मोटे और मजबूत बना रहा है। बट एक्चुअल जो ऑयल हम लगाते हैं वो जाता नहीं है अंदर तक, उसका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो बड़ा होता है, वो रूट्स तक जाता नहीं है। और दूसरी बात देखिए, सपोज ये हमारा बाल है, हम तेल यहाँ लगा रहे हैं, ग्रोथ यहाँ से होती है, नीचे से रूट तो 3 मिलीमीटर नीचे है। तो जो भी चीज़ 3 मिलीमीटर नीचे जाएगी उससे बालों के ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा, ऊपर से कुछ भी लगाते रहने से फर्क नहीं पड़ता। तो जो टीवी के ऐड में बूंद पूरे नीचे आके जो दिखाता है वो सही नहीं। अच्छा जी, इसीलिए ये मार्केटिंग बहुत तगड़ी है हेयर ऑयल कंपनीज़ की, और इसको हम मार्केटिंग गिमिक बोलते हैं कि लोगों को किस तरह से एड्स में ऐसा दिखाना है, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, इंडिया में हेयर लॉस हुआ मतलब तेल बदलो, शैम्पू बदलो, यही करते हैं सबसे पहले। और उससे हेयर लॉस कुछ कंट्रोल नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तीसरा आपने क्या पूछा था? अच्छा, इसमें इसी में एक सवाल और उठ रहा है कि तो तेल लगाना चाहिए कहते हैं, तो तेल लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? देखिए, तेल लगाने के 2 फायदे हैं। एक तो मसाज हो जाता है सिर का, मसाज हो जाता है तो थोड़ी सी ब्लड सप्लाई बढ़ती है बालों की, थोड़ा सा अच्छा रहता है स्कैल्प के लिए। दूसरा, एक्सफोलिएट हो जाता है, आप मसाज कर रहे हैं, डेड स्किन को निकाल रहे हैं तो थोड़ा सा क्लीनिंग हो जाता है। तीसरा, स्कैल्प और बालों को एक कंडीशनिंग इफेक्ट मिल जाता है, एक मॉइस्चराइजेशन मिल जाता है। लेकिन कैसे करना चाहिए? हफ्ते में 1 या 2 बार, नहाने के 1 घंटे पहले बस। ऐसा नहीं है कि आप रात भर लगा के उसको छोड़ दो और फिर सुबह उठ के धो, या फिर आप लगा के बाहर निकल गए और दिन भर घूम के आए और फिर अगले दिन शैम्पू किया। उससे क्या होता है, बाल आपके ऑयली हैं, दिन भर पूरा डस्ट उसमें चिपकेगा। या आप रात को लगा के सो गए, वही ऑयल आपके तकिए पे लग रहा है, फिर वो तकिए का ऑयल आपके माथे पे, चेहरे पे लग रहा है, उससे डर्ट एक्यूमुलेट होता है, बाल खराब होते हैं। तो अगर आपको तेल लगाना है तो नहाने के 1 घंटे पहले, और फिर उसके बाद नहाते वक्त अच्छे से शैम्पू कर लेना चाहिए, दैट्स इट। दही जो लगाते हैं सिर में? हाँ देखो, दही लगाते हैं जिनको डैंड्रफ होता है ना। दही में होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या करता है, जो थोड़ा सा ज़्यादा स्किन बन रहा है डैंड्रफ में, उसको क्लीन कर देता है। तो लोगों को लगता है टेम्पररीली अपने को डैंड्रफ से राहत मिल गई, लेकिन डैंड्रफ मैंने बताया था कि होता है एक फंगस की ओवरग्रोथ की वजह से। तो जो दही होता है वो फंगस को मार नहीं पाता है, सिर्फ आपके स्कैल्प को क्लीन करता है, इसीलिए वो फंगस थोड़े दिन में फिर से बढ़ जाता है। तो दही कुछ हद तक ठीक है, लेकिन एक्चुअली किसी को डैंड्रफ है तो उनको मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ करना चाहिए। कीटोकोनाजोल नाम का शैम्पू आता है, उसको हफ्ते में 2 बार लगाना चाहिए। मग्गे में थोड़ा सा शैम्पू, थोड़ा सा पानी घोल के सिर में लगा लिए, झाग बना लिए, शैम्पू को 5 से 7 मिनट तक सिर में छोड़ना है, उसके बाद उसको धो लेना है। तो उससे धीरे धीरे डैंड्रफ कम हो जाता है। कई महिलाएं जो हैं वो पति को मना करती हैं कि आप बियर ना पिएं, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और अगले दिन उससे सिर धो देती हैं। जी, इसका भी कोई असर पड़ता है? बियर शैम्पू? हाँ, बियर शैम्पू नहीं, बियर से धो देते हैं, बियर से धो देते हैं। नहीं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना उससे आपका डैंड्रफ कम होगा, ना उससे आपकी हेयर ग्रोथ होगी, कोई फर्क नहीं, केवल बियर पानी जैसा ही है। बिल्कुल। कई लोग अंडा लगाते हैं, कच्चा अंडा सिर में। हाँ, कच्चा अंडा लगाते हैं। उसका मेन कारण यही रहता है कि अंडे में जो है थोड़ा एल्बुमिन प्रोटीन रहता है, बालों में अच्छी कंडीशनिंग करता है, बालों को थोड़ा मॉइस्ट और सॉफ्ट करता है, तो इसलिए लोग लगाते हैं। बट अच्छे हेयर प्रोडक्ट्स आते हैं, हेयर मास्क आते हैं, हेयर मॉइस्चराइजर्स आते हैं जो बालों को अच्छे से कंडीशन करते हैं, तो अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सेफर प्रोडक्ट्स के ऑप्शंस अवेलेबल है। अभी एक रील वो जावेद हबीब का वायरल हो रहा था कि क्यों लगा, बड़ा इमोशनल ढंग से उन्होंने कहा जी कि क्यों लगाते हैं आप ये कंडीशनर, उसकी ज़रूरत क्या है? जी, तेल लगाइए सिर में, नेचुरल कंडीशनर है। वही मैंने बोला ना, देखिए तेल क्या करता है, बालों को कंडीशन करता है, मॉइस्चराइज करता है, लेकिन क्या होता है कि किसी किसी में ड्राई हेयर होते हैं, बाल की नेचर ही बहुत ड्राई होती है, बहुत फ्रीजी बाल होते हैं, तो उन लोगों को एक्स्ट्रा कंडीशनिंग की भी ज़रूरत होती है।
तो इसीलिए नहाने के बाद, शैम्पू के बाद कंडीशनर लगाने से भी वही फ़ायदा मिलता है जो नहाने के पहले तेल लगाने से मिलता है। सेम फार्मूला दोनों। सेम फ़ायदा है। तो जो कंडीशनर बनता है वो ऑयल का ही क्रीम फॉर्म कंडीशनर में बेसिकली फैटी एसिड्स रहते हैं, अमीनो एसिड्स रहते हैं, थोड़ा सा प्रोटीन रहता है, कोलेस्ट्रॉल रहता है, सेरामाइड्स रहते हैं, हाइलुरोनिक एसिड रहते हैं। ये सारे जो रहते हैं बेसिकली फैटी, मैं आपको बोल सकता हूँ एक ऑयल जैसा ही रहता है, हेल्दी इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जो बालों में, बेसिकली बालों के ऊपर एक कोटिंग होती है जो बालों को चमक देता है, उसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। वो कोटिंग उधड़ सी जाती है डेली डैमेज की वजह से, तो उस कोटिंग को फिर से रिपेयर करता है तो बाल फिर से स्मूथ हो जाते हैं। यही काम है कंडीशनर का। मायनीज चटनी की तरह दिखाई देता है दिखने में। तो जी, एक और चीज़ है कि शैम्पू, पूरी दुनिया जो है हाथ में शैम्पू लेती है, जी, हाथ में रगड़ती है, फिर पूरे सिर में लगा लेती है। जी। उसको लगाने का तरीका क्या होना चाहिए? उसको लगाने का तरीका ये होना चाहिए, आप थोड़ा सा मग्गे में थोड़ा सा शैम्पू, थोड़ा सा पानी मिक्स करके एक लिक्विड बना लीजिए और फिर उसको इक्वली पूरे स्कैल्प में डिस्ट्रीब्यूट करके हाथ से मसाज करके झाग बना लीजिए। डायरेक्ट शैम्पू नहीं लगाना है? डायरेक्ट शैम्पू अगर आप हाथ में लेके ऐसे लगाएंगे तो किसी एक जगह पे ज़्यादा लगेगा, किसी जगह पे कम लगेगा। अगर किसी को शैम्पू या ऑयल चयन करना है जी, तो आदमी को किस तरह के प्रोडक्ट्स को लेने चाहिए? शैम्पू देखो दो तरह की चीज़ें हैं। अगर आप हमारे जैसे वर्किंग उसमें है कि आपको डेली बाइक में घूमना नहीं है, धूल मिट्टी में जाना नहीं है, ऑफिस में रहते हैं, कार में घूमते हैं या हेलमेट लगाते हैं, तो आपको सल्फेट फ्री शैम्पू लेना चाहिए। ऐसे शैम्पूज जिसमें लेबल मेंशन्ड होता है सल्फेट फ्री शैम्पू, तो वो बालों को कम डैमेज करते हैं। थोड़े से माइल्डर शैम्पूज होते हैं, बालों के लिए अच्छे होते हैं। बट जिनका काम दिन भर धूल मिट्टी में घूमना है, उनको कोई भी अच्छा मेडिकेटेड सल्फेटेड शैम्पू यूज़ करना चाहिए। मतलब जो ज़्यादा धूल के संपर्क में आ रहा है उसको? जी, सल्फेट वाला शैम्पू चाहिए होता है उनके स्कैल्प को क्लीन करने के लिए। बाल धोने को लेके एक मिथ है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी, कि रोज बाल को धोना चाहिए या कितने दिन में? हाँ, अगर वो इंडोर्स रहते हैं तो हफ्ते में 2-3 बार बाल धो ले, शैम्पू कर ले तो इनफ है। बट जिन लोग बाहर काम करते हैं, जिनका स्कैल्प डेली गंदा होता है, वो डेली भी शैम्पू कर सकते हैं, कोई उससे नुकसान नहीं है। आजकल एक चलन में है कि खूबसूरत दिखना किसको पसंद नहीं होता, हेयर स्ट्रेटनिंग कराते हैं लोग, बालों को गर्म करके सेंक के सीधा करा लेते हैं। तो इसका कोई नुकसान होता है? बहुत नुकसान होता है। शॉर्ट टर्म में समझ में नहीं आता है, लॉन्ग टर्म में समझ में आता है। कुछ महीने बाद बाल झड़ना शुरू होते हैं। उसमें बेसिकली क्या करते हैं, केमिकल्स से पहले बालों के डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ा जाता है, उसके बाद फिर उसको उसके ऊपर कुछ केमिकल्स और लगाए जाते हैं, फिर हॉट आयरन से उसको बालों को स्ट्रेट किया जाता है। तरह तरह के स्ट्रेटनिंग्स होते हैं, कुछ केमिकल से होते हैं, कुछ हीटिंग से होते हैं। ये सारे जो मैंने आपको बताया था, बाल के ऊपर की जो कवरिंग है उसको डैमेज करता है, और वो लॉन्ग रन में कुछ समय बाद वो हेयर के रूट्स को भी डैमेज करता है और फिर बाल झड़ना शुरू होता है। तो एक बार करवा लिया तो हो सकता है आपके बाल टेम्पोररीली झड़े और वापस से ठीक हो जाएं। रिपीटेड एक्सपोजर से, बार बार हीटिंग करने से आपके बाल परमानेंटली भी डैमेज हो सकते हैं। एंड इसमें जो लोग घर में आयरन रॉड यूज़ करते हैं बाल को स्ट्रेटन करने के लिए, उनको भी यही सेम रिस्क होता है, बाल लॉन्ग टर्म में परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। इसलिए उसे बचना चाहिए उससे? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मतलब ईश्वर ने जैसा बाल दिया है, किसी कर ली दिया तो कर ली रहे जी, और स्ट्रेट है तो स्ट्रेट रहे, स्ट्रेट रहना चाहिए। रोज नहा के निकलने के बाद एक आदत सी हो गई है लोगों को कि अब वो हेयर ड्रायर लेते हैं, पूरे बाल सुखाते हैं उससे। जी, क्या उससे कोई लॉस होता है या फिर वो विकल्प नहीं दूसरा कुछ? देखो, बाल ड्राई करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप बालों को पोंछ लीजिए टॉवल से, उसके बाद पंखे के नीचे सूखने दीजिए। बट जिनको जल्दी निकलना है या जिनके बाल लंबे हैं, उनको ब्लो ड्रायर यूज़ करना पड़ता है जल्दी सुखाने के लिए। तो उनको ब्लो ड्रायर को रूम एयर टेम्परेचर पे रखना चाहिए, गर्म वाले टेम्परेचर पे नहीं रखना चाहिए। 2 मोड्स आते हैं ना, एक ठंडा हवा, एक गर्म हवा। ठंडा हवा वाले मोड में बालों से लगभग 20 सेंटीमीटर दूर रख के एक डायरेक्शन में ब्लो ड्रायर को मूव करना चाहिए, ऊपर से नीचे। ब्लो ड्रायर को बहुत पास नहीं रखना है और ऐसे ऊपर नीचे नहीं करना है। एक डायरेक्शन में कंघी के साथ ब्लो ड्रायर को मूव कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे अगर ब्लो ड्रायर यूज़ कर रहे हैं तो लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, सेफ़ है। और अगर गर्म करेंगे उससे क्या नुकसान होगा? अगेन सेम, आपका बाल का क्यूटिकल डैमेज होगा। क्यूटिकल डैमेज होगा तो आपके बाल ड्राई होंगे, रफ होंगे, फ्रीजी होंगे। फिर जब आप कंघी करेंगे तो बाल ऐसे उड़ने लगेंगे। बालों को कलर करने के लिए मेहंदी को लोग नेचुरल मानते हैं जी, हेयर डाई को लोग ये मानते हैं कि इससे नुकसान होता है। एक्चुअल में क्या है, डाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं, वो अपना पर्सनल चॉइस है। अगर आपको अपने बालों को वाइट नहीं दिखाना है तो आप डाई कर सकते हैं। नेचुरल मेहंदी का कलर थोड़ा सा मरूनिश या रेडिश होता है। काली मेहंदी नाम की कोई नेचुरल चीज़ नहीं होती है। अगर आपकी मेहंदी काली है मतलब वो केमिकल वाली मेहंदी है, उससे आपको बचना है। नेचुरल मेहंदी आप लगा सकते हैं। आपको अगर हेयर डाई यूज़ करना है तो हेयर डाई में आपको स्पेसिफिकली 2-3 लेबल्स देखने हैं हेयर डाई में।
अमोनिया फ्री सबको पता है, आजकल सारे ब्रांड्स अमोनिया फ्री बनाते हैं, लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट है जो एड्स में अभी तक नहीं बताया वो है पीपीडी। पीपीडी फ्री हेयर डाइज आपको लेना है, जो आपको शायद मुझे अभी तक पता नहीं है कि कोई बड़ी कंपनी बनाती है। ये सिर्फ मेडिकेटेड हेयर कलर्स आते हैं जो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास मिलेंगे। ऑलवेज लुक फॉर पीपीडी फ्री हेयर डाइज। वो लंबे समय तक यूज बहुत महंगा होगा पीपीडी? बहुत महंगा नहीं, वो लगभग 1500 से 2000 के आते हैं। लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए सेफ़ होते हैं, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन होने का खतरा नहीं रहता, एलर्जिक रिएक्शन होने का खतरा नहीं रहता। और जो सबसे मेन रिस्क होता है हेयर डाइज का, वो एक बीमारी होती है लाइकेन प्लेनस पिगमेंटोसिस, जिसमें पूरे चेहरे में, गर्दन में काले काले निशान, पूरा चेहरा ही काला या ग्रे हो जाता है। वो होता है पीपीडी की वजह से। अगर इस तरह के हेयर डाइज यूज़ करते हैं तो वो सब होने का रिस्क नहीं रहता। कुछ लोगों की दाढ़ी नहीं आती, हमने देखा है कि यहाँ आएगी तो यहाँ नहीं आएगी, यहाँ आएगी तो यहाँ नहीं आएगी, चकतेदार दाढ़ियाँ, पैची बियर्ड, तो फिर वो बार बार फिर शेव करते हैं कि उससे ज़्यादा ग्रोथ होगा, ऐसा होता है? इसको हम पैची बियर्ड बोलते हैं। पैचेस में बाल आते हैं दाढ़ी में। दाढ़ी में बाल आने का जो मेन पैटर्न डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है आपके जीन्स से। आपके फादर की किस तरह की बियर्ड है वो डिसाइड करेगा कि आपके बियर्ड वैसे घने होंगे कि नहीं होंगे। 25 साल तक हम लोग वेट करने बोलते हैं। जैसे बहुत सारे लड़के हमारे पास 20-21 साल में आते हैं कि सर दाढ़ी नहीं आ रही, बियर्ड ट्रांसप्लांट कर दीजिए, तो हम उनको मिनॉक्सिडिल देते हैं। एक दवाई होती है जिसको गालों पे लगाना होता है। उससे अगर वहाँ पर फॉलिकल्स है तो वो स्टिमुलेट होंगे और नई दाढ़ी बनेगी, लेकिन अगर वहाँ पर फॉलिकल्स ही नहीं है तो फिर मिनॉक्सिडिल लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो 25 साल अगर आप क्रॉस कर चुके हैं और फिर भी दाढ़ी नहीं आ रही तो शायद अब आगे भी नहीं आएगा, तो उसके बाद फिर बियर्ड ट्रांसप्लांट ही एक लौता ऑप्शन बचता है। आजकल ऐप आ गए हैं, मतलब इतना बड़ा हो गया है बालों का बाजार जी कि ऐप आ गए हैं। अब वो वीडियो देख के कोई कैसे तय कर सकता है कि बाल कितना % है और कैसे उगाएं कैसे ना उगाएं? अब देखिए टेक्नोलॉजी है तो किसी न किसी को आइडिया आएगा ही, अपन उसको बच तो नहीं सकते हैं। बट हेल्थ में हमेशा डॉक्टर का एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग तो हमेशा ऑलमोस्ट डेली ही देखते हैं कि जो लोग ऑनलाइन पोर्टल से कुछ दवाइयाँ खाते रहते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर हमारे पास आते हैं, क्योंकि जब ऑनलाइन डॉक्टर ने देखा तो उनको पता ही नहीं चला कि पेशेंट को डैंड्रफ है या नहीं है। कुछ लोग डैंड्रफ की दवाई दे देते हैं बट पेशेंट को सीबोरिक डर्मेटाइटिस होता है। तो इसीलिए हेल्थ को ऑनलाइन डिस्कस ना करते हुए ऑफलाइन डिस्कस करना ही सेफ़ है, और इन पर्सन जाके ही विजिट करना चाहिए। क्योंकि बालों में ना बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं हमें, पेशेंट को देख के, बालों को खींच के देखना पड़ता है, टूट रहे नहीं टूट रहे, बालों के जड़ों को देखना पड़ता है। वो सब ऑनलाइन कंसल्टेशन में हो ही नहीं सकता। एक और चीज़ है कि बहुत महंगा भी तो है सर, ये जो बालों की दुनिया है, सुंदर दिखना लग्जरी में आ जाता है। तो कोई आदमी अगर मिडिल क्लास है, उसको चाहता है उसके सुनहरे बाल हों बढ़िया, सिर उसको सुंदर दिखाई दे, तो बहुत महंगा हो गया है ये बाल उगाना। नहीं, उतना महंगा नहीं है। मतलब अगर आप गंजे हो रहे हैं और अगर आपको अपने बाल वापस चाहिए तो आपको महीने में सिर्फ 1000 रुपये खर्च करना है दवाइयों पे। 1000 रुपये में आपको गोली और सोल्यूशन दोनों मिल जाते हैं, लंबे समय तक यूज़ करने के लिए सेफ़ है, और 6 महीने में ही आपको रिजल्ट दिखेगा। जो यहाँ पर खालीपन दिखता है वो वापस से भर जाता है। आप कंघी करेंगे तो आपका स्कैल्प दिखना बंद हो जाता है 6 महीने में। 6 महीने में। और हेयर ट्रांसप्लांट जो है उसके लिए तो वो कई लोग बोलते हैं कि किडनी निकलेगा तब बाल आएंगे। हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट देखिए थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि वो एक सर्जरी है, वो भी कॉस्मेटिक सर्जरी है, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली तो है, बट पहले जैसा कॉस्टली नहीं रहा है। तो अभी तो हेयर ट्रांसप्लांट की प्राइस डिसाइड होती है कि आपका बॉल्डनेस कितना एडवांस है, कितने ग्राफ्ट लगेंगे। जितने ग्राफ्ट लगेंगे उतना आपका खर्चा बढ़ेगा। तो सपोज़ कोई सामने का सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता है तो उसका बहुत कम प्राइस में हो जाता है। मिड स्कैल्प तक है तो थोड़ा कितने से कितने के बीच में? अगर मान लीजिए किसी के सामने का एक हिस्सा जो है वो जा रहा है, केवल उतने में कराना है, सामने का हिस्सा हम ये मान के चलते हैं कि सिर्फ ये हेयर लाइन हो गया, जो हम लगभग 2500 ग्राफ्ट में 2500 ग्राफ्ट में वो कवर हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली। तो उसका मैं आपको एक रेंज दे सकता हूँ। हाँ, क्योंकि वो तो अलग अलग होगा। जैसे रायपुर जैसे शहर में ग्राफ्ट पर ग्राफ्ट जो कॉस्ट चल रही है वो लगभग 20 रुपये से 50 रुपये के बीच में ऑन एन एवरेज अलग अलग क्लिनिक्स का प्राइस होता है। तो अगर आप सबसे सस्ते क्लिनिक्स में जाएंगे तो 2500 ग्राफ्ट का 20 रुपये के हिसाब से 50,000 हो गया, और सबसे अच्छे स्टैंडर्ड क्लिनिक्स में जाएंगे थोड़े महंगे क्लिनिक्स में तो 2500 ग्राफ्ट का 50 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपये हो गया। तो जो वेरिएशन है वो 50,000 से 1 लाख के बीच में है। तो इसमें कोई EMI नहीं होती कि सर थोड़ा थोड़ा लेते रहिए? होती है EMI। अच्छा, EMI बाल भी लगते हैं? जी, EMI में आप बाल लगवा सकते हैं। EMI में आप कोई भी सर्जरी करवा सकते हैं, सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट की बात नहीं। एक तो बहुत अच्छा है कि फाइनेंसिंग सिस्टम्स ने बहुत अच्छा कर दिया है, अफोर्डेबल कर दिया है। नो कॉस्ट EMI मिलती है, आपको कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं लगता है। और नॉट ओनली हेयर ट्रांसप्लांट, आप लेजर्स करवा सकते हैं,
आप टैटू रिमूवल करवा सकते हैं, हाइड्रा फेशियल्स करवा सकते हैं, जो भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर, PRP, GFC, हर कुछ आप EMI में ले सकते हैं। ये अब सामने की बात आपने बताई कि भाई सामने का जो है लगभग 50,000 से लाख रुपए के बीच में अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट हो जाए। अगर किसी को पूरा कराना है, जी कई लोग का बीच से गायब है, कई लोग का पीछे बाल नहीं होते हैं, जी, तो उसका क्या उपाय है? तो रफली एक आइडिया मैं दे देता हूँ। सामने के बाल गए हैं, मतलब ग्रेड 2 ग्रेड 3, आप फोटो डाल दीजिएगा वीडियो में, तो ये लगभग 50,000 में हो जाएगा। मिड स्कैल्प तक गया है 3 से 4,000 ग्राफ्ट, ये लगभग 80,000 से 1 लाख में हो जाता है। और पूरा सिर अगर करना है सामने से पीछे तक, तो लगभग 6,000 6,500 ग्राफ्ट लगते हैं, वो लगभग 1.5 लाख 2 लाख। तो यही है 50,000 1 लाख 1.5 लाख। इसमें आप जहाँ पर आप फॉल करेंगे वो आपका प्राइस रेंज बन जाएगा। मतलब इंसान अगर 1.5 से 2 लाख रुपए उसके पास हैं, जी पूरा सिर टकला है उसका, जी, तो टोपी से मुक्ति पा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो कैंसर होने का खतरा है, ऐसा लोग बताते हैं। जी, ये भी एक मिथ है। मैं अपने पेशेंट्स को ये काउंसलिंग में बताता भी हूँ। देखिए, कैंसर इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम आप ही के बाल यहाँ लगा रहे हैं, आर्टिफिशियल बाल नहीं है। तो आप ही के नेचुरल बाल बस हम इस जगह से उठा के इस जगह पे रिपोजिशन कर रहे हैं, इसलिए आपको कैंसर होने का कोई खतरा ही नहीं है। आप ही के बॉडी का टिश्यू है। पेनफुल होता है ये प्रोसेस? बिल्कुल पेनफुल नहीं होता है। बस सुबह जब आप आएंगे, जब आपको हम एनेस्थीसिया लगाते हैं, उस वक्त आपको 10-15 मिनट का दर्द होता है। उसको भी हम आज की डेट में ज़ीरो कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास एनेस्थीसिया क्रीम्स आ गए हैं। तो अगर कोई पेशेंट बहुत पेन सेंसिटिव है तो हम उसको पहले ही क्रीम लगा देते हैं, जिससे उसका स्कैल्प का जो स्किन है वो सुन्न हो जाता है। उसके बाद जब हम एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं उसको पेन नहीं होता। एनेस्थीसिया लॉन्ग एक्टिंग होता है, 8-9 घंटा उसका असर रहता है, तो पूरी सर्जरी उसकी पेनलेस रहती है। जैसी सर्जरी खत्म होती है, पेन किलर्स हम दे देते हैं, तो पेशेंट को पेन ना सर्जरी के दौरान होता है ना उसके बाद होता है। हाँ, एक ये कि हेलमेट पहनने से या जो लोग ज़्यादा टोपी पहनते हैं, क्या उससे बाल झड़ता है? नहीं, हेलमेट पहनने से, टोपी पहनने से बाल नहीं झड़ते हैं। ये भी एक बहुत कॉमन मिथ है कि मैं हेलमेट पहनने लगा या मैं टोपी पहनने लगा इसलिए मैं गंजा हो गया। उसकी वजह से नहीं होता है। ट्रैक्शन एलोपेशिया एक कंडीशन होता है जिसमें बालों में बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ता है डेली। मतलब जो लड़कियां बहुत टाइट पोनी टेल करती हैं, बहुत टाइट चोटियां बांधती हैं, तो उनके यहाँ से हेयर लॉस होता है। या पंजाबी लड़कों में जो लोग टर्बन पहनते हैं तो यहाँ पर बहुत टाइट उनके बाल रहते हैं, तो यहाँ से परमानेंट गंजापन होता है। वो एक कंडीशन होता है, बट हेलमेट या फिर टोपी से नहीं होता है। जो कई लोग जिम जाते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, उसका असर भी बालों पे आता है? नहीं, प्रोटीन तो बालों के लिए अच्छा है। बाल खुद प्रोटीन का बना हुआ है, केराटिन प्रोटीन का। तो आप अगर किसी भी तरह का प्रोटीन ले रहे हैं तो वो बालों को फ़ायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करता है। और सप्लीमेंट्स जो खाते हैं लोग, वो भी अच्छे हैं हेल्थ के लिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड खाते हैं, BCAAs खाते हैं, क्रिएटिन खाते हैं। ये सारी बॉडी के लिए अच्छी चीज़ें हैं, इससे बालों को कोई नुकसान नहीं होता है। कई लोग क्या करते हैं, जब बाल झड़ रहा होता है तो बार बार टकले होते हैं जी, कि नया बाल आएगा तो शायद ग्रोथ अच्छी हो जाए। जी। कोई फर्क पड़ता है इससे? नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बस यही फ़र्क पड़ता है कि जब बाल लंबे रहते हैं तो वो दिखते ज़्यादा हैं, बाल छोटे हो जाते हैं तो दिखना बंद हो जाता है। तो लोगों को लगता है कि झड़ना कम हो गया है, बट बाल झड़ रहा है तो आपको उसको अंदर से ठीक करना पड़ेगा। आप ऊपर से बाल को अगर मुंडवा भी लेंगे तो उसके रूट्स में जो प्रॉब्लम है वो तो ठीक नहीं होगी ना। तो अगर बालों को स्वस्थ रखना है तो रोजमर्रा में कोई 5 चीज़ें बताइए जिससे लोग अपने बालों को स्वस्थ रख सकें। ओके, सबसे पहले डाइट से शुरू करते हैं। आपको हेल्दी खाना खाना है, प्रोटीन रिच फूड होना चाहिए। नॉन वेजिटेरियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेजिटेरियंस को स्प्राउट्स, सोयाबीन, अगर आप एग ले सकते हो तो एग ले लो। दूसरा, हरी साग सब्जी और कलरफुल वेजिटेबल और सलाद, इसमें बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये बॉडी के लिए अच्छा होता है। तीसरा, विटामिन B12 और विटामिन D और आयरन, इसकी कमी ना हो, ये आपको ध्यान देना है, स्पेशली वेजिटेरियंस को। चौथा, एक अच्छा सल्फेट फ्री शैम्पू। और पांचवा, एक अच्छा कंडीशनर। ये 5 चीज़ आप रखेंगे तो आपके बाल लॉन्ग टर्म तक सेफ रहेंगे। हाँ, अभी बारिश का मौसम चल रहा है जी कि बारिश के पानी में भीगने से लोग डरते हैं कि बाल झड़ जाएंगे। जी। तो बारिश के पानी का कोई असर पड़ता है बालों पर या बचाना चाहिए उसको? बारिश के पानी का ऐसा कोई असर नहीं पड़ता है, बट आप अगर बहुत पॉल्यूटेड एरिया में रहते हो, क्योंकि बारिश का पानी तो प्योर होता है, लेकिन अगर आप बहुत पॉल्यूटेड एरिया में हो तो वो पानी आते आते पॉल्यूटेड हो जाता है। इन दैट केस आपके बालों में फिर खुजली होगी, ड्राइनेस होगा, डैंड्रफ हो सकता है। तो जब भी आप बारिश में भीगते हैं, घर जाके अच्छे से शैम्पू कर लेना चाहिए। ज़्यादा दिक्कत की बात ये होती है कि जब बाल भीग जाते हैं तो बहुत लंबे समय तक उसको गीला नहीं छोड़ना है। जब आप बाल को बहुत लंबे समय तक गीला छोड़ते हैं तो उसका शाफ्ट जो है ना, उसमें फ्रैक्चर्स डेवलप हो सकते हैं। वो लॉन्ग टर्म में फिर आपका बाल झड़ने का एक कारण बन सकता है। जो हम लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं तो वहाँ पर क्लोरीन डला होता है पानी के अंदर, जी, उसका कोई असर पड़ता है या कई लोग स्विमिंग करने डरते हैं कि बाल ना झड़ जाएं? बालों को रफ़ करता है क्लोरीन, बेसिकली बालों के टेक्सचर को रफ़ करता है, बट उससे बाल, और स्विमिंग करते वक्त आपको स्विमिंग कैप इसीलिए पहनना चाहिए ताकि आपका स्कैल्प और बाल प्रोटेक्टेड रहे उस वाटर से। जिनके बाल कर्ली होते हैं उनको कंघी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी, तो जिनके बाल बहुत कर्ली होते हैं उनको थोड़ा
चौड़े दांत वाले कंघी यूज़ करना चाहिए, जिसको हम वाइट टूथ कोम बोलते हैं। और वुडन कोम यूज़ करेंगे तो और अच्छा है। लकड़ी की जो कंघियाँ आती हैं उससे उनको कंघी करना चाहिए। और कर्ली बाल वालों के कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं उनके बालों को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि कर्ली बाल वाले बहुत ज़्यादा कंघी नहीं कर सकते अपने बालों को, उनके बाल बहुत ज़्यादा फंसते हैं कंघी में और फिर टूटना चालू हो जाते हैं। तो उनको बहुत ही जेंटली उसको मैनेज करना पड़ता है। उनके अलग प्रोडक्ट्स आते हैं, अलग कंडीशनर्स, अलग शैम्पूज़ एंड अलग कंघियाँ आती हैं। अच्छा, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका इस्तेमाल करना चाहिए। जिन लड़कियों को बाल झड़ने की शिकायत है, उनको लगता है बाल कम हो रहे हैं, उनको किस तरह का हेयर स्टाइल रखना चाहिए जिससे बाल सलामत भी रहें और बालों का झड़ना भी रुक जाए? बस टाइट पोनीटेल नहीं करना चाहिए। जो टाइट करके चोटी बांधते हैं वो नहीं करना चाहिए। आप जूड़ा बांधते हैं, मांग चोटी निकाल बांधते हैं। सकते हैं, लूज पोनीटेल भी कर सकते हैं। हेयर स्टाइल से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस टाइट हेयर स्टाइल नहीं होना चाहिए। मतलब जो पीछे कस के खींच के जी करते वो उससे नहीं नुकसान करना होगा। चाहिए, उससे नुकसान होता है। अब कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं लाइक सलमान खान, सोहेल खान, दोनों ने बताते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, लेकिन अलग अलग दिखता है दोनों का। जी, एक्चुअली वो ट्रांसप्लांट के टेक्निक का फ़र्क है। सलमान खान ने जो ट्रांसप्लांट कराया उसको हम बोलते हैं FUT सर्जरी। सोहेल खान ने जो करवाया वो FUE सर्जरी है। तो FUT में क्या होता है कि एक पूरा 20-25 सेंटीमीटर का चमड़ा ही काट के निकाल लेते हैं और फिर बाकी जो बचा हुआ स्किन है उसको सील देते हैं। तो उसमें जितने बाल निकले उसको लगा देते हैं, इसीलिए पीछे से थिनिंग नहीं दिखती है। सोहेल खान ने जो कराया वो FUE सर्जरी है, जिसमें एक एक बालों को चेरी पिक करके हम निकालते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप उसी सर्जरी को बार बार करवाते रहेंगे तो यहाँ पर खालीपन डेवलप हो जाएगा। इसकी वजह से उनका यहाँ से पूरा अब स्कैल्प दिखने लगा है। रिपीटेड FUE सर्जरी, या उसको हम ओवर हार्वेस्टिंग बोलते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा ही ग्राफ्ट्स निकाल लिए गए उनके सिर से। तो अब क्या छत्तीसगढ़ में तकनीक है कि लोग अगर पीछे का पैच अगर यहाँ लगवाना चाहें जी, नेचुरल की तरह, तो वो हो पॉसिबल है यहाँ? FUE सर्जरी आज के डेट में जो है लेटेस्ट सर्जरी ही है। जो सोहेल खान ने करवाया कोई आउटडेटेड सर्जरी नहीं है। टेक्निक का फ़र्क है कि जितना रिक्वायर्ड है उतने ही बाल निकालने हैं। फ्यूचर के लिए बालों को सेफ रखना है और बालों को ऐसे निकाला जाता है कि एक बाल छोड़ के एक बाल निकाला जाता है, ताकि जब बचे हुए बाल उगते हैं तो वो पूरा स्कैल्प को कवर कर देते हैं, ताकि व्यक्ति यहाँ से गंजा नहीं दिखे। यहाँ पर बाल आ गए और यहाँ से गंजा दिखेगा तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो बट अगर कोई यहाँ से बहुत ज़्यादा बाल निकाल दे तो फिर वैसा होता है कि पीछे से भी थिनिंग दिखने लगती है। तो आपने सुना कि आज हमने केवल बालों पर बातचीत की है। अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल छोड़ते जाइए। डॉक्टर साहब जो हैं वो स्किन के भी स्पेशलिस्ट हैं, तो अगली बार जब इनसे बातचीत करेंगे तो आपकी त्वचा से रिलेटेड जो भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। ये बातचीत आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। थैंक यू।